वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पंचायती राज। तो आज हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित समितियां और अनुच्छेद। कुछ आर्टिकल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित होते हैं, तो आज हम इनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज का आशय क्या होता है, अभिप्राय क्या है? तो पंचायती राज जो शब्द है इसका अभिप्राय है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से, यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर एक स्थानीय स्वशासन पद्धति जो चलती है उसको कहते हैं पंचायती राज। ठीक है। पंचायती राज को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1992 में। 1992 में 73rd वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, संविधान संशोधन अधिनियम आया जिसके द्वारा संविधान में इसको शामिल किया गया। ठीक है। तो ये व्यवस्था कब से आई? 73वें संविधान संशोधन से। ये आर्टिकल बहुत एग्जाम में पूछ चुके हैं, संशोधन बहुत बार पूछा जा चुका है। जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ, कब आया? यहाँ पर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। 11वीं 12वीं अनुसूची 73वें 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, जिसमें 73वां संविधान संशोधन था पंचायती राज से संबंधित था और जो 74वां संविधान संशोधन था नगरीय निकाय से संबंधित था। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं, इसलिए 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। याद रखना है, इसकी डेट भी याद रखना है, 1992। इस अधिनियम में भारत के संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया। नया खंड कौन सा था? 9, भाग 9 जोड़ा गया, सम्मिलित किया गया। इसे पंचायती के नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पंचायत राज के बारे में इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अब हर एक पार्ट होता है, भाग होता है, तो भाग में क्या है? आर्टिकल्स होते हैं। अब आर्टिकल पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से हैं? तो 243, 243 से लेकर 243 ऋणा तक जो आर्टिकल हैं ये सारे 243 के बाद 243 का, फिर खा, फिर गा, ये हिंदी वाली बात हो रही है। और अगर अंग्रेजी में बात करें तो ABCD ऐसे करके, तो 243 से 243 ऋणा तक इसमें सम्मिलित किए गए। इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी, 11वीं अनुसूची जिसको कहा गया। इस सूची में पंचायतों की कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। कितनी? 29 प्रश्न इसमें शामिल है। ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में ये बहुत पूछा गया है। यह अनुच्छेद 243G से संबंधित है। 243G में इसका उल्लेख है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया। आर्टिकल 40 कहाँ पर आता है? DPSP में आता है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, देखो कुछ आपको फंडामेंटल राइट मिलते हैं, कुछ आपको मौलिक कर्तव्य मिलते हैं। ठीक है ना। अधिकार जो होते हैं वो आपको संविधान के द्वारा मिलते ही मिलते हैं, मतलब कि अगर वो अधिकार पूरे नहीं होते, जैसे आपको बोलने का अधिकार है, आपको सोने का अधिकार है, आपको सपने देखने का अधिकार है, ठीक है, आपको संघ बनाने का अधिकार है, तो ये अधिकार अगर आपके पूरे नहीं हो रहे या फिर कोई इनका विरोध कर रहा है तो आप अदालत में जा सकते हैं, आप केस कर सकते हैं। कर्तव्य कुछ आपके ऐसे हैं जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं जिनको आप पूरा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब कि आपके कर्तव्य हैं, आपको करना चाहिए, ऐसी बात कही जाती है। अब इसके बाद कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, यानी कि नीति और निर्देश दिए गए हैं राज्य को। ठीक है ना, जिसको नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, DPSP भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जिनमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, तो सरकार उसके लिए काम कर सकती है। ठीक है। सरकार को सलाहकारी तौर पर वो सारी चीज़ें संविधान में वर्णित है कि सरकार को ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, सरकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो ये आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा आता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ और अधिकारों से विभूषित करेगा, जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। ठीक है। तो यहीं पर जो स्वशासन की इकाई की बात की गई है ये कब साकार हुई? 1992 में 73वें संविधान संशोधन से, जब पंचायती राज आया। क्लियर है? ठीक है। तो यह अनुच्छेद क्या है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। ये चीज़ें यहाँ पर कही गई है। अगला तथ्य दिया गया है, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पर पंचायती राज की स्थापना हुई।
यह योजना, इसका उद्घाटन जो है, इसका उद्घाटन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो राजस्थान का नागौर जिला पहला जिला था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 में। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया था। ठीक है, तो कुछ राज्यों में लागू हो चुका था, लेकिन एक जो रहता है ना कि बाध्यकारी की सब राज्यों को लागू करना है, तो ये फिर संविधान में संशोधन ही बना दिया, अनुच्छेद ही कर दिया, बना दिया, एक संविधान में संशोधन करके एक अधिनियम ही ला दिया, अनुच्छेद ही ला दिए कि पंचायती राज व्यवस्था को अंग बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि कुछ राज्य हैं, कुछ इनिशिएटिव लाते हैं, वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है, आजकल पायलट प्रोजेक्ट चलते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनका अनुसरण और राज्य भी करते हैं, और फिर जैसे जैसे अनुसरण एक से दूसरा राज्य, दूसरे से तीसरा राज्य करता है, तो फिर केंद्र में भी अगर वो चीज़ अच्छी होती है तो केंद्र सरकार भी प्रयास करती है कि उसको पूरे देश में लागू किया जाए। ठीक है, तो ऐसी कई सारी योजनाएं होती हैं, उसमें से एक ऐसा ही पंचायती राज था जहाँ पर स्वशासन की बात कही गई। अब यहाँ पर हमने पंचायती राज से संबंधित कुछ तथ्य देखे। अब आइए देखते हैं इसके आर्टिकल्स, अनुच्छेद देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 243, यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं। 243A में ग्राम सभा के बारे में वर्णन है। 243B क्या कहता है? पंचायतों का संविधान, इसका वर्णन है कि पंचायतों का कार्यकाल, मतलब जो कामकाज है कैसे चलेगा, एक छोटा सा संविधान बनाया हुआ है। इसके बाद 243C पंचायतों का गठन कैसे होगा, पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। 243D 243D में सीटों का आरक्षण है कि सीटों का आरक्षण किस वर्ग को कितना होगा, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। ठीक है, ऐसे आरक्षण की बात इसमें कही गई है। इसके बाद 243E आता है, इसमें पंचायतों के कार्यकाल के बारे में वर्णन है। 243F में सदस्यता से अयोग्यता, मतलब कि अगर कोई पंचायत में सदस्य बन गया है तो वो अयोग्य कैसे घोषित हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं जिससे वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ये सारे वर्णन यहाँ पर किए गए हैं। फिर 243G आ जाता है। जी में पंचायतों की शक्तियों की बात है और प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात है कि इनके क्या उत्तरदायित्व होंगे। 243H में पंचायतों की करारोपण शक्ति के बारे में वर्णन है। फिर 243I आता है। आई में क्या वर्णन है? वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ये पूछ सकते हैं। 243J क्या कहता है? पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण करना। 243K में पंचायतों का चुनाव है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, पंचायतों के चुनाव के बारे में पूछ सकते हैं। 243L में संघीय क्षेत्रों पर लागू होना है। 243M में कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना है। इसके बाद 243N, इसमें क्या है? पहले से विद्यमान कानून और पंचायत का जारी रखना है। और 243O, इसमें क्या कहा गया है? इसमें चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, इसकी बात कही गई है। तो ये जो आर्टिकल है ये सारे पंचायती राज से संबंधित हैं, 243 से लेकर 243 तक। 243 तक सारे आर्टिकल कितने हैं यहाँ पर? 243 से 243O तक, ठीक है ना, O तक ये आर्टिकल कितने हैं? पंचायती राज से संबंधित है, इनको याद कर लेना है। इसके बाद कुछ समितियां हैं जो पंचायती राज की बात करती रही हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आती है बलवंतराय मेहता समिति, जनवरी 1957 में बनाई गई थी। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, 1952 में, ये अलग से भी इंडिविजुअल एग्जाम में पूछ चुके हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब का है? तो 1952 का। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच के लिए और उनके बेहतर ढंग से काम करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए बलवंतराय मेहता जी, तो इसलिए इसका नाम रख दिया बलवंतराय मेहता समिति। अब समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट दे दी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने विकेंद्रीकरण की बात की। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य होता है कि जो स्वायत्तता है वो दी जाए, हर एक स्तर पर लोगों को कुछ अधिकार दिए जाएं। इसके बाद आई दूसरी समिति, अशोक मेहता समिति। ये समिति दिसंबर 1977 की है। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट दे दी और देश में पतनोन्मुखी पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए
132 सिफारिशें की। इन्होंने कहा कि जो पंचायती व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है जो पतन की ओर उन्मुख है, उसको पुनर्जीवित करना चाहिए, उसको मजबूत बनाना चाहिए। ये अच्छा है, मतलब देश के लिए अच्छा है। तो ये इन्होंने सिफारिश की, लगभग 132 सिफारिशें की। तो यहाँ पर इन्होंने भी पंचायती राज की बात की। फिर GBK राव समिति, GBK राव समिति आती है, 1985 की है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूद प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GBK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज्य से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा है इन्होंने। तो इन्होंने कुल मिलाकर ये कहा कि जो पंचायती राज है ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है, ठीक है ना, नौकरशाही के कारण, लोकतंत्रीकरण के कारण। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा कही गई। तो याद आपको क्या रखना है कि ये जो समितियां हैं, इनके नाम याद रखनी है, इनकी डेट याद रखनी है, इनके अध्यक्ष याद रखने हैं, कब ये आई, ये एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछते हैं निम्नलिखित दी गई समितियों में से कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इसके बाद अगली समिति है LM सिंघवी समिति, 1986 में आती है। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? LM सिंघवी की अध्यक्षता में, 1986 में। इसके बाद थुंगन समिति 1988, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। तो संसद की सलाहकारी समिति की एक उप समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीति और प्रशासनिक ढांचे की जांच के उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए थे। गौडगिल समिति 1988 में ही आई, BN गौडगिल की अध्यक्षता में बनी। एक नीति और कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है, कैसे इसको प्रभावकारी बनाया जाए, तो ये इनको बताना था। तो ये कुछ समितियां हैं जो अलग अलग समय पर आई, पंचायती राज से संबंधित है, जिन्होंने पंचायती राज को मजबूत करने के बारे में सुझाव दिए। थुंगन समिति 1988, गौडगिल समिति 1988, LM सिंघवी समिति 1986, GBK राव समिति 1985 और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है अशोक मेहता समिति और बलवंतराय मेहता समिति, जनवरी 1957 और दिसंबर 1977। ये समितियां हैं, ठीक है ना। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इनको ध्यान से देख लें। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।